हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 जनवरी 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी मूवी को इंडिया की तरफ से जो है वो बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो दिया गया है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? मतलब इंडिया की कौन सी मूवी को जो है वो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर? तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और नाम इस मूवी का क्या है? कूज हंगल, जिसका मतलब होता है कि पत्थर या छोटे छोटे पत्थर, जिसको हम कहते हैं पेबल्स। तो आपने याद रखना है, ये एक तमिल मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर PS विनोद राज ने। तो आप याद रख सकते हो इसको डायरेक्ट किसने किया है? PS विनोद राज ने। क्योंकि आजकल इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि सेम क्वेश्चन या सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड चीजें जो है वो पूछ ली जाती हैं। और इस मूवी ने जो है वो एशियन कैटेगरी के अंदर जो है वो इस अवार्ड को जीता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कूज हंगल का फोटो, जिसका मतलब जो है वो क्या होगा? छोटे छोटे पत्थर या पेबल्स। और इसको डायरेक्ट किया है PS विनोद राज ने, और इसने जीता है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये प्राइज। और ये जो है वो एक तमिल मूवी है, और साथ ही साथ इसने ये अवार्ड जो है वो एशियन कैटेगरी के अंदर जीता है, जिसको कहते हैं एशियन फिल्म कंपटीशन कैटेगरी। ये आप याद रखोगे। और ये बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, इसमें 1 लाख टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी, 1 लाख टका जो है वो इनाम में दिया जाता है। साथ में एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जो है वो मलयालम एक्टर जयसूर्या को मिला है। इस बात को भी याद रख लें, जयसूर्या नाम याद रख लें। और ये भी एशियन फिल्म कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था सनी, उस मूवी के लिए मिला है, जिसको डायरेक्ट किसने किया था? रंजीत शंकर ने। और इसमें एक फिल्म जो है उसको स्पेशल ऑडियंस अवार्ड मिला है, जिस मूवी का नाम है सेमखोर। और इस मूवी की खासियत क्या है कि ये दिमासा लैंग्वेज में मूवी बनाई गई है, असम की एक लैंग्वेज है उसमें बनाई गई है। और एक असमीज एक्टर हैं आयमी बारुआ, उन्होंने इस मूवी को बनाया है, और इसने स्पेशल ऑडियंस अवार्ड जीता है। और इस मूवी की खासियत क्या है कि जो ये सेमखोर मूवी है, ये ऐसी पहली मूवी मानी जाती है दिमासा लैंग्वेज के अंदर, जो कि
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो स्पेशल सेक्शन के अंदर जो है वो इसको दिखाया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिमासा लैंग्वेज की पहली मूवी सेमकोर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हर साल गोवा में होता है वहां पे इसको जो है वो स्पेशल इंडियन सेक्शन के अंदर दिखाया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि हर साल जो है वो ढाका में किया जाता है और पहली बार जो है वो ये 1992 में किया गया था। और इस साल 2022 में बहुत सी मूवीज आप कह सकते हो कि 225 मूवीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज 70 कंट्री 70 कंट्रीज में से जो है वो दिखाई गई हैं। तो बहुत बड़ी बात है, इस अवार्ड को, इस फिल्म फेस्टिवल को, इस मूवी को, इस एक्टर को जो है वो नाम वाइज आप याद रखोगे। लेकिन बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो मरक्कर, बहुत ही फेमस मूवी है, लायन ऑफ द अरेबियन सी, और ये मलयालम मूवी है। और इस मूवी को भी रिसेंटली अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का, याद रखना है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है किसमें, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर। नेक्स्ट डिकोडिंग शंकर, ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और आप कह सकते हो ये सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन जो हैं, एक संगीतकार हैं शंकर महादेवन, शायद सबने नाम सुना होगा, बहुत ही वर्सटाइल सिंगर हैं, उनकी ऊपर डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनी हुई है। और ये अवार्ड इस मूवी को मिला है टोरंटो टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल के अंदर। टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल 2021 के अंदर ये अवार्ड दिया गया। द पावर ऑफ द डॉग, रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था, इस मूवी को अवार्ड मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, याद रखना है, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा। और किसके अंदर ये अवार्ड दिया गया, जो अभी 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो इसी महीने जनवरी के महीने जो है वो दिए गए हैं। तो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा सीरीज के अंदर द पावर ऑफ द डॉग को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। बहुत ही डिटेल में मैं सारी चीजें बता चुका हूं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज कॉन्फर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022, तो अंडरलाइन कर दिया है मैंने कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, नेताजी अवार्ड 2022, और ये किसने दिया है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। आप सबको पता है कि 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हम मना रहे हैं। तो उस सिलसिले में नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से जो है पुराने प्राइम मिनिस्टर जो जापान के हैं शिंजो आबे, उनको मिला है नेताजी अवार्ड 2022, याद रखेंगे नेताजी अवार्ड 2022। और ये जापान के पुराने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और खास करके लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहां की आप कह सकते हो रूलिंग पार्टी है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2006 से लेके 7 तक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप शिंजो आबे के बारे में याद रख सकते हैं कि इनको रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है 2021 में ही, मतलब लास्ट ईयर इनको पब्लिक अफेयर्स के अंदर जो है वो पद्म विभूषण जो है वो दिया गया। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। शिंजो आबे अगर किसी को नहीं पता तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, तो यहाँ पे उनका चेहरा देख सकते हैं, उनको नेताजी अवार्ड जो है वो दिया गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से। लेकिन बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो सबसे पहले विरल सुधीर भाई देसाई, इनको रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया। ये बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनको ग्लोबल इन्वायरमेंट, याद रखना है कौन सा अवार्ड, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो है वो दिया गया 2021 का। रतन टाटा बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही, साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनको एक अवार्ड मिला असोम बैभव, याद रखोगे कौन सा अवार्ड, असोम बैभव। ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और कैंसर केयर के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया असम स्टेट में, तो इसलिए असम सरकार की तरफ से ये अवार्ड इनको दिया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको एक अवार्ड मिला है मदर टेरेसा, याद रखोगे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। तो ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो बहुत ही फेमस हैं और सारे के सारे नाम जो है वो इसमें याद रखोगे। आपको पूछा जा सकता है कि जैसे रतन टाटा को कौन सी स्टेट ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, तो वो असम होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को याद रखना है। अगला आते हैं, हु वन दी वुमेन सिंगल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल। तो आपको एक क्वेश्चन तो इसमें यह पता होना चाहिए कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो याद रखना है यूपी के अंदर हुआ है, एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो कहाँ पे हुआ है, लखनऊ के अंदर हुआ है। और वुमेन सिंगल याद रखना है इसमें, और एक मिक्स्ड डबल याद रखना है, क्योंकि जो मेन सिंगल है वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि एक प्लेयर को कोविड-19 की शिकायत आ गई जिसके कारण जो है वो आइसोलेट कर दिए गए और ना ही हुआ वो मैच। और वुमेन डबल्स में मलेशिया की प्लेयर जीती हैं और मेन डबल्स में भी जो है वो इंडिया का कोई प्लेयर नहीं जीता, तो वो याद नहीं रखना। लेकिन मिक्स डबल में इंडिया के 2 प्लेयर जीते हैं, वो याद रखोगे। तो वुमेन सिंगल में ये नाम आएगा हमारे पास पीवी सिंधु, तो आंसर क्या होगा, ए होगा।
तो ये टूर्नामेंट जो है वो 18 से लेके 23 जनवरी के बीच में जो है वो खेला गया। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल, और इसमें बहुत भारी भरकम जो है वो राशि दी जाती है। तो आप देख सकते हो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये एग्जैक्ट जगह है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें टोटल राशि जो है वो 1,50,000 USD जो है वो दिए जाते हैं। और 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ये वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप का जीत लिया है। किसको हरा के? मालविका बंसोद को हरा के उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और पीवी संधू जो कि 2 बार इंडियन ऐसी प्लेयर बन चुकी हैं, ऐसी इंडियन प्लेयर हैं जो 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, और ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जो हैं वो जीते हैं। अपने आप में एक बड़ा जो है वो उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और मेन सिंगल में पहले बता चुका हूँ, कोई भी मैच नहीं हुआ उसको नो मैच कह दिया गया, क्योंकि फ्रांस के 2 प्लेयर्स थे जिनके बीच में ये होना था, लेकिन वन ऑफ द फाइनलिस्ट जो है उनको पॉजिटिव आ गया कोविड, जिसके कारण जो है वो ये फाइनल मैच जो है वो नो मैच करार दे दिया गया। वुमेन सिंगल हम कर चुके हैं, पीवी सिंधु जीती हैं, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। मेन डबल्स आपने याद नहीं रखना क्योंकि दोनों प्लेयर मलेशिया के हैं, वुमेन डबल्स में भी दोनों प्लेयर मलेशिया की ही हैं, तो नहीं याद रखना हमने। लेकिन मेंस मिक्स डबल्स में आप याद रखोगे, एक तो ईशान भटनागर, एक तनीषा कास्त्रो। तो मिक्स डबल में इन दोनों ने जो है वो इंडिया के ही 2 प्लेयर हेमा नागेंद्रा बाबू और श्री वैद्य गुर्जाजादा को हराया है। लेकिन आपने ये नहीं याद रखना किसको हराया, आपने याद रखना है ईशान भटनागर और तनीषा कास्त्रो को जो है वो मिक्स डबल में जो है एक टाइटल जो है वो उन्होंने जीता है। और वो कौन सा टूर्नामेंट है? वो है हमारे पास सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है वो 1991 में जो है वो की गई थी। खास करके इसमें जो मेन योगदान दिया वो उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से दिया गया, और इसको 1982 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेन सिंगल जीतने वाले सैयद मोदी के नाम से जो है वो इसका नाम रखा गया। और 2020 में और 21 में ये टूर्नामेंट नहीं हुआ क्योंकि कोविड के कारण इस टूर्नामेंट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इसको आयोजन कौन करता है? इसका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करता है। तो याद रखेंगे 1934 में इसका गठन किया गया था, लेकिन जब गठन किया गया था तो लंदन में किया गया था। और साथ ही साथ इसका आजकल हेडक्वार्टर जो है वो कोलालमपुर है मलेशिया के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल एरिक। नाम याद रखेंगे, पॉल एरिक। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारे पास सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु हैज वन दी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो हम पहले ही कर चुके हैं, आज 2-3 क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड, क्योंकि 125th एनिवर्सरी जो है वो हम मना रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो उस जन्म दिवस पे हम एक अवार्ड देते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और ये मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और ये इनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जो है अवार्ड दिया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो आपने याद रखना है इसमें नाम आएगा गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 2 आंसर हैं इसके, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में, एक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। तो आप देख सकते हो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को और प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में और ये इंडिविजुअल कैटेगरी में। और प्रोफेसर विनोद शर्मा एक सीनियर प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वाइस चेयरमैन भी हैं इस टाइम पीरियड पे सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो आप कह सकते हो कि अलग अलग 2 अवार्ड्स, लेकिन अवार्ड जो है वो एक ही है, कैटेगरीज जो है वो हमारे पास क्या है? अलग हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और इसमें अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप कह सकते हो प्रोफेसर विनोद शर्मा को 5 लाख रुपए मिले होंगे, और जो हमारे पास गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको 51 लाख रुपए जो है वो इस अवार्ड के तहत दिए गए होंगे। लेकिन बाकी जो 3 नाम आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सतीश रेड्डी आप देख रहे हो, डीआरडीओ के हेड हैं ये जी सतीश रेड्डी, और रिसेंटली इनको एक अवार्ड दिया गया आर्यभट्टा अवार्ड। याद रखोगे कौन सा अवार्ड? आर्यभट्टा अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। रणदीप गुलेरिया जी जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, नाम याद रखोगे, इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है 22nd लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। और ये वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया था। जेम्स संगमा, इनका एक इनिशिएटिव था
कि जो लेदर है वो हम वेगन चीज़ों के से भी बना सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि उसमें जानवरों का मांस जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेगन लेदर इनिशिएटिव के लिए इनको मिला प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया? पेटा की तरफ से, मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। तो फिर से सारे के सारे अवार्ड जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 23 जनवरी 2022 को जो है वो कौन सा दिन जो है वो मनाया गया? तो यहाँ पे क्लियर है कि कौन सा दिन मनाया गया, पराक्रम दिवस जो है वो यहाँ पे मनाया गया। लेकिन पराक्रम दिवस जो है वो एज ए नंबर वाइज कौन सा जो है वो मनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो है वो हमने इसको डिक्लेयर किया था, तो फर्स्ट जो है वो 2021 में बनाया गया। तो इस बार जो है वो हमने दूसरा पराक्रम दिवस जो है वो मनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन जो है वो आप कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के ऑनर में। और उनकी एफर्ट्स और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे देश में आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा रहा है, उसको भी हम साथ में जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेकंड आप कह सकते हो पराक्रम दिवस है, या इसको एक नाम और दिया जाता है करेज डे के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और 2021 में ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से अनाउंस किया गया था कि हम एक साल की सेलिब्रेशंस मनाएंगे ताकि 125 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। और इस बार जो है वो 125 वाली पूरी हो चुकी हैं। और इसी टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक होलोग्राम, मतलब एक प्रोजेक्टर के थ्रू जो है वो एक स्टैचू को उद्घाटन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो कि इंडिया गेट में प्रदर्शित किया गया। तो आप ये देख सकते हो इंडिया गेट यहाँ पे, और इसके बीच में प्रोजेक्टर के थ्रू जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक फोटो जो है वो दिखाई जा रही है। तो ये 28x6 फीट की एक आप कह सकते हो 4K प्रोजेक्टर के द्वारा जो है वो ये ब्राइटनेस जो क्रिएट करके एक लाइक आप कह सकते हो कि एक होलोग्राम जो है वो दिखाया गया है। और आप कह सकते हो कि ये प्रोजेक्टर की मदद से इसको दिखाया गया है। लेकिन इसको बहुत ही जल्दी एक 28 फीट ग्रेनाइट स्टैचू से जो है वो बदल दिया जाएगा। मतलब अभी ये तैयार हो रहा है 28 फीट का ग्रेनाइट स्टैचू, तो उसके साथ जो है वो इसको बदल दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो इस चीज को भी याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि कहाँ पे होलोग्राम स्टैचू जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो इंडिया गेट पे इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एडजुकेटिंग अथॉरिटी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद रखें। आंसर क्या होगा इसका? विनोदानंद झा। तो सी हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। तो हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने विनोदानंद झा को अपॉइंट किया, जो 1983 के एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं। तो उनको चेयरपर्सन बनाया गया प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, एडजुकेटिंग अथॉरिटी का, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 2023 तक, जून 2023 तक। और एडजुकेटिंग अथॉरिटी जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आती है, ये जो है वो वायलेंस के अगेंस्ट जितने भी आप कह सकते हो एक्यूज्ड होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। तो ये बताता है कि किस तरह से जो है जितने भी वायलेंस के अगेंस्ट एक्यूज्ड हैं तो उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको बचा के रखना इसका काम है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आप कह सकते हो कि इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। एक जो है वो लॉ से रिलेटेड होगा बंदा, एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, एक फाइनेंस या अकाउंटेंसी से रिलेटेड होगा। और आप कह सकते हो कि इसका मेन काम मैं आपको बता चुका हूं। और साथ ही साथ जितने भी एसेट्स हैं ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, उसकी देखरेख करना भी जो है वो इसी का काम है। और मिनिस्ट्री ऑफ आपको पता है कि फाइनेंस किसके अंडर आती है? निर्मला सीतारमन जी के, जो कि राज्यसभा की मेंबर हैं और आजकल कहाँ से आ रही हैं? कर्नाटका से। याद रखना है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नाम जो है वो इसमें कंफ्यूजन रहा। मुझे कमेंट्स में बहुत से बच्चों ने बताया, जैसे एक संबित पात्रा का नाम देख रहे हो, एक श्रीधर पात्रा का नाम देख रहे हो। तो 22 जो जैन के करंट अफेयर उसमें गलती थी। तो उसमें संबित पात्रा जी को नालको का जो है वो चेयरमैन जो है बताया गया था। तो उस गलती को थोड़ा सा करेक्ट करना है आपने, कि संबित पात्रा जो है वो आपको पता है कि बीजेपी के बहुत ही फेमस स्पोक्स पर्सन है। तो इनको चेयरमैन बनाया गया है रिसेंटली इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो श्रीधर पात्रा जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए थे नालको के। ये आपने याद रखना है, नालको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो इस गलती को थोड़ा सा करेक्ट करना है। और साथ ही साथ आप बी ऑप्शन जो वासुदेवन PN है, इनका भी याद रख सकते हो। ये MD और CEO लगाए गए हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के।
इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो विनोदानंद झा जो कि 1983 के IRS ऑफिसर रिटायर्ड, इनको आप कह सकते हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन जो है वो लगाए गए। जस्ट क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख लें। अब आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने 1000 करोड़ रुपए मतलब ऑलमोस्ट 125 मिलियन डॉलर जो है वो लोन दिया है कौन सी स्टेट को, ताकि लोगों को सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, खास करके उन लोगों को जो गरीब है, जब वल्नरेबल ग्रुप से आते हैं लाइक शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो उनको जो है वो सरकार की स्कीम्स का लाभ जो है वो मिल सके। और ये 1000 करोड़ रुपए का फायदा जो है वो उठाएगी कौन सी स्टेट, ये उठाएगी वेस्ट बंगाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया है ताकि लोगों तक जो है वो सरकार की सर्विसेज पहुंच सके, और कौन सी सरकार की, वेस्ट बंगाल की। तो ये वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर द इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन उसके अंदर दिया गया है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर आप कह सकते हो अलग अलग तरह की सर्विसेज जो है वो सरकार पहुंचाएगी वेस्ट बंगाल, और उसमें फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक का यूज किया जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये है जैसे मेडिकल हेल्प पहुंचाना टेलीमेडिसिन के थ्रू, जो बुजुर्ग लोग हैं और या डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उन तक सहायता पहुंचाना, किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ना, डिजिटल पेमेंट्स के साथ जोड़ना, और जो भी सरकार की स्कीम्स हैं वो लोगों तक उनके बेनिफिट्स पहुंचाना। जैसे कि वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली एक स्कीम स्टार्ट की थी द्वारे सरकार मतलब आपके जो है दरवाजे पे सरकार जो है वो दस्तखत देगी, मतलब जितनी भी सरकार की सर्विसें आपको घर तक जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और इसी तरह से 400 अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो हैं वो वेस्ट बंगाल सरकार के चल रहे हैं, जो कि लोगों को सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सर्विसेज, जॉब्स, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो इससे जो गरीब लोग हैं या वल्नरेबल ग्रुप है उन तक सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और आप कह सकते हो इस फंडिंग की पूरी जांच जो है वो की जाएगी, ताकि वेस्ट बंगाल में लोगों की जो सोशल लेवल है उसमें इंप्रूवमेंट हुई भी है या नहीं, ये भी वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा। लेकिन अपने वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे कौन है, ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे दोस्तों, बक्सा याद रखोगे। यहीं पे आपको मिलेगा गोरुमारा नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा एक मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। और यहीं पे आपको मिलेगा सिंगालीला नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा न्योरा वैली नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा। और यहीं पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें एक है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। बक्सा है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022 का? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक क्वेश्चन कह सकते हो। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो 24 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। और 24 जनवरी को जब हम इसको मनाते हैं तो उसके लिए एक थीम जो है वो डिसाइड किया जाता है कि इस साल जो है वो हमारा फोकस क्या रहेगा। तो ये थीम है दोस्तों, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। और आपने याद रखना है कि सब लोगों तक एक जैसी एजुकेशन जो है वो पहुंच सके, आप कह सकते हो इक्वल एजुकेशन जो है वो पहुंच जाए, और साथ ही साथ सब लोगों को हमने साथ में लेके चलना है, और सब लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सके, और एजुकेशन का यूज कर सके पीस, शांति बनाए रखने में और डेवलपमेंट करने के लिए। और आपने ये भी याद रखना है कि पहली बार इस दिन को कौन से ईयर में बनाया गया था, 2019 में। इसका मतलब 2022 में हम चौथी बार जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022 जो कि 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, थीम क्या है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है अब जिसका नाम है फिलोटन इंडिया। इसने कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं या जो लोग हैं उन तक जो है वो आप कह सकते हो कि लैंडिंग लाइक कुछ लोन जो है वो पहुंचाया जा सके, कुछ लैंडिंग प्रोडक्ट्स जो है उन तक पहुंचाए जा सकें। और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है, पेटीएम। आपको 197 करके भी आ सकता है क्योंकि 197 जो पेरेंट कंपनी है किसकी, पेटीएम की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलोटन इंडिया और पेटीएम ने टाई अप किया है ताकि लैंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो छोटे जो दुकानदार हैं या जो कस्टमर्स हैं उन तक जो है वो पहुंचाया जा सके। तो दोनों ही जो है वो डिजिटली जो है वो पर्सनल लोन्स लोगों तक पहुंचाएंगे।
और आप कह सकते हो खास करके किसकी जरूरतों को ध्यान में रख के ये लोन्स दिए जाएंगे, एमएसएमई जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे शहरों से आते हैं या रूरल एरियाज में अपना बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके तहत ये लोन जो है वो दिया जाएगा। और ये पेटीएम का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं पोस्टपेड इनोवेटिव मर्चेंट लोन प्रोडक्ट, जिसको हम कह देते हैं पे लेटर बाय नाउ वो प्रोडक्ट। तो उसके थ्रू जो है वो कंज्यूमर्स को पेटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लोन मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो रिस्क असेसमेंट वगैरह है वो कौन करेगा, फ्यूलेटन कंपनी जो है वो करेगी। और कस्टमर अगर अपने लोन का रीपे करना चाहते हैं वो भी पेटीएम प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ आप जो है वो स्लाइड से ही इसको याद रख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी यूटी ऐसी पहली यूटी बन गई है जिसके लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया कि क्या क्या इंप्रूवमेंट जो है वो इसके अंदर रही है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव, तो उन्होंने इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो JNK का लॉन्च किया है। तो इसमें जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे वो सारे के सारे इसमें उजागर किए गए हैं, चाहे आप कह सकते हो कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हो, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया और इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट जो यूटी की हैं जम्मू कश्मीर की, उसके लिए ये प्रिपेयर किया गया है। और किस तरह से इंप्रूवमेंट हुई है 2019 से लेकर 2021 के बीच में, क्योंकि 2019 में इसको यूटी बनाया गया, तो तब से लेकर अब तक जो है वो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है उसके बारे में जानकारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी गई है। और ऑलरेडी अमित शाह जी ने जब नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो लास्ट ईयर जारी किया था, तो उसमें बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं वो 3.7% जो इंप्रूव हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अमित शाह जी ने रिलीज किया है। और अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, गांधीनगर, जो कि पहले किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की, लेकिन आजकल किसकी है, आजकल है अमित शाह जी की। और साथ ही साथ आपने दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में जरूर याद रखना है, इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे मिलेगा डाचीगम नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है। यहीं पे आपको मिलेगा काजी नाग नेशनल पार्क, काजी नाग। यहीं पे आपको मिलेगा गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किश्तवाड़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे आपको सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहीं पे आपको राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। तो इससे पहले वेस्ट बंगाल का भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं जो आप याद रख सकते हो, डेली अगर न्यूज सुनते हो तो मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे धीरे धीरे करके याद हो भी जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के बारे में रिसेंटली एक स्कीम याद रखना है, कारखानदार। कारखानदार जो आप कह सकते हो कि कारखानदार होते हैं, लाइक आर्टिजन्स होते हैं, जो वीवर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको प्रमोट करने के लिए जो ट्रेडिशनल हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर ने स्कीम का जो है वो स्टार्ट किया था, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और जम्मू कश्मीर का जो पुराना हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको हम दोबारा से जो है वो मार्केट के अंदर उतार सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पिक्चर से, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी 2022 को बनाया गया। पहले हम एजुकेशन डे की बात कर रहे थे इंटरनेशनल, लेकिन अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात कर रहे हैं। और पहली बार इस दिन को 2008 में बनाया गया था। नाम से पता लग रहा है कि ये जो गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है हमने, उसके बारे में ये दिन जो है वो प्रकाशित होता है। और ये अवेयरनेस प्रमोट करता है कि गर्ल चाइल्ड के राइट्स क्या हैं, और अवेयरनेस ये क्रिएट करता है कि एजुकेशन जो है वो गर्ल्स को मिलनी चाहिए, ताकि हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो उनका मेंटेन रखा जा सके। और साथ में सरकार का भी कर्तव्य है कि उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, और ताकि अलग अलग तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करके हम गर्ल चाइल्ड को हम इंप्रूव कर सकें, उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और पहली बार 2008 में इस दिन को मनाया गया था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है, एनुअल रिपोर्ट एक रिलीज की गई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिटेल जो है वो प्रकाशित की गई है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से हर साल जो है वो पेश की जाती है।
और ये अभी रिसेंटली दावोस एजेंडा हुआ, हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने P3 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया था, प्रो पीपल प्लैनेट जो है वो लॉन्च किया था। तो उसमें ही इस रिपोर्ट का जो है वो उद्घाटन किया गया और इसमें बताया गया है खास करके कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिस तरह से लोग जो हैं वो कोविड के टाइम पीरियड पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी जो सिक्योरिटी है, खास करके साइबर सिक्योरिटी है, वो डेंजर में है। क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इस साल के अंदर जो कि बहुत ही खतरनाक हुए हैं, जिसमें आपका डाटा जो है वो सारा का सारा जो है वो चोरी किया जा सकता है। तो डिजिटलाइजेशन एडवांसेस लेड टू इंक्रीजिंगली डैमेजिंग साइबर इंसिडेंट जो है वो बड़े हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट बताती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा रैंसमवेयर अटैक्स जो हैं वो हुए हैं लास्ट 6 महीने के अंदर 2021 में, और ग्लोबल अटैक वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लाइक 151% जो है वो बढ़ गया है। तो आप कह सकते हो 3 गुना ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। और ऑन एन एवरेज जो है वो 270 अटैक्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हुए हैं 2021 में, जो कि 31% इंक्रीज है अगर आप 2020 के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे। तो आप कह सकते हो जितना डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं उतना डेंजर या उतना खतरा भी जो है वो बढ़ रहा है। और रैंसमवेयर अटैक आपको पता ही है कि एक इस तरह का अटैक होता है कंप्यूटर के ऊपर, जो यूजर को कोई भी काम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है जब तक आप उसके बदले में उसकी जो इच्छा है वो प्रोवाइड नहीं कर देते उसको, लाइक कोई रैंसम उसको दे नहीं देते, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रैंसमवेयर। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखना है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्लॉगनी स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसके जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं क्लॉज शशाब, क्लॉज शशाब। तो इसको याद रखेंगे। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है रूरल इंडिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, और साथ ही साथ गाइडलाइंस इशू की हैं ताकि हम पंचायती राज को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये गाइडलाइंस जो है वो जितनी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इसको संकल्प पत्र बनाएं, और आने वाले 25 साल के अंदर, मतलब 2047 तक जब हम 100 वर्ष जो है वो सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के आज़ादी के, तो इसको हम जो है वो गाइडलाइंस को पूरा कर सकें। तो एक लाइन को पढ़ लेना है बस आपने। नेक्स्ट है इंडी पैसा और हिटैची पेमेंट्स ने टाई अप किया है ताकि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो 63 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इंडिया के अंदर, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, ताकि हाई क्वालिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल सके और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके, और वो अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है बहुत ही सिक्योरली कर सकें। नेक्स्ट ब्रूकिंग की एक स्टडी है, आप कह सकते हो ब्रूकिंग टेक्नोलॉजीज की एक स्टडी है या ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, जिसने इंडिया को कहा है कि वो टॉप 10 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्टर कंट्रीज में आता है। मतलब इंडिया फंड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर, उसकी स्टडी के ऊपर, उसकी एडवांसमेंट के ऊपर, और इंडिया को 6th रैंक भी दिया है जो कि इतना पैसा स्पेंड कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो। तो फिर से एक बार इसको रीड कर लें, अदरवाइज इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अर्मेनिया के प्रेसिडेंट आर्मेन सार्किशियन, इन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि ये नेशनल क्राइसिस के टाइम पीरियड पे जो इनकी पॉलिसीज हैं वो देश के काम नहीं आ सकी, तो इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। 2018 में ये चुने गए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अर्मेनिया, और अर्मेनिया में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है वो कुछ एरियाज के लिए जो है वो लड़ाई चल रही है, जिसके कारण जो इनकी पॉलिसीज देश को आगे नहीं बढ़ा सकी, इसलिए इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया गया, हम डिस्कस कर चुके हैं थीम के साथ। और एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको देख के, उनको जज करके, और नागा स्वामी बहुत ही फेमस थे, आर नागा स्वामी, उनका देहांत हो गया है। आप उनका चेहरा देख सकते हो, आर नागा स्वामी जी का, एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं और उनका रिसेंटली देहांत हो गया। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और बहुत ही फेमस आर्ट हिस्टोरियन है। पद्म भूषण जो है वो इनको अवार्ड जो है वो मिल चुका है। और आप कह सकते हो कि ये पहले फर्स्ट डायरेक्टर हैं दोस्तों, फर्स्ट डायरेक्टर हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के, याद रखना है। और 1966 से लेके 1988 तक ये इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एज ए डायरेक्टर रहे हैं। और ये ग्रेट स्कॉलर हैं तमिल के और संस्कृत के, और इनको फादर ऑफ तमिल आर्कियोलॉजी कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ तमिल आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एपिग्राफी और आर्कियोलॉजी के बारे में जो है उसका उद्घाटन किया था, उसको स्टार्ट किया था 1973 में,
और इनका जो चोला वंश का जो ब्रॉन्ज नटराज स्टैचू है उसको तमिलनाडु में वापस लेके आने में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो इंग्लैंड के पास था, तो वहां पे जो है वो इनकी गवाही के थ्रू ही जो है वो आप कह सकते हो कि ये कहां पे पहुंचा है, ये इंडिया में या तमिलनाडु में पहुंचा है। और इनको पद्म भूषण जो है वो अवार्ड दिया गया था कौन सी ईयर में, 2018 में, इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए आर्कियोलॉजी के अंदर। और इनको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है, जिसको कहते हैं कलाई ममानी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सारी की सारी याद जरूर रखेंगे, लेकिन 23 और 24 जनवरी का क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था बीएफएस का मतलब बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर क्या है। तो बहुत ही सिंपल था, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। तो आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। और इसको बनाया गया था ताकि मनी मार्केट को क्या किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके। और ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई के अंडर जो है वो ये काम करता है। और इसके अंदर जो है वो कुछ मेंबर्स होंगे, लेकिन जो चेयरमैन होंगे वो रिजर्व बैंक के ही गवर्नर होंगे, और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो कोई भी एक जो है वो डिप्टी गवर्नर होगा, चार में से। और इसको पहले काम जो दिया गया था वो कमर्शियल बैंक्स को देखने का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या एनबीएफसीज को देखने का, उसकी सुपरविजन उसको सुपरवाइज करने का। लेकिन बाद में अर्बन कोऑपरेटिव्स कह सकते हो, प्राइमरी डीलर्स जो हैं वो भी इसके परव्यू में आ चुके थे। तो याद रखना है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। लेकिन आज का क्वेश्चन भी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है कि बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है वो कब बनाया गया था। तो आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइम पीरियड पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।